हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का साइंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज मैं क्लास 11 का यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में डायमेंशन के बारे में स्टडी किया था। डायमेंशन क्या होते हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। लेकिन आज लेक्चर 4 में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस की, यानी कि डायमेंशन का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, आज हम लोग इस पे बात करेंगे कि डायमेंशन का हम लोग यूज कहाँ कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो बच्चों एप्लीकेशन जो इसका है, जैसे मान लीजिए आपको कोई फिजिकल फार्मूला दिया गया हो। फिजिकल फार्मूला कहने का मतलब कि कोई इक्वेशन दिया हुआ हो, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि मान लो कोई इक्वेशन दिया आपको s = ut + ½ at²। इसका यूजुअल मीनिंग आप जानते हो, s का क्या होता है। s मतलब डिस्टेंस है यहाँ पे, u मतलब वेलोसिटी, t मतलब टाइम और a मतलब एक्सेलरेशन है। हाफ कांस्टेंट नंबर है, प्योर नंबर, और ये t यहाँ पे टाइम है। तो बच्चों ये जो क्या है, हम लोग ये डायमेंशन से चेक कर सकते हैं कि क्या ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। इसके करेक्टनेस को आप क्या बता सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो आइए बच्चों हम लोग डायमेंशन से इसे पता कर सकते हैं कि ये फार्मूला सही है या नहीं है। ठीक है, तो जिससे फिजिकल कोई इक्वेशन दिया हुआ रहता है और उससे मुझे चेक करना होता है, डायमेंशन का सहारा लेकर, हेल्प लेकर चेक करना होता है कि ये इक्वेशन सही है या नहीं है। तो इसे एक प्रिंसिपल से हम लोग इस चीज़ को, करेक्टनेस को बता सकते हैं। और वो प्रिंसिपल है पहला जो एप्लीकेशन है डायमेंशन का, वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, जैसे कोई भी लेंथ होता है तो लेंथ को लेंथ में ही हम लोग ऐड कर सकते हैं। फिजिक्स में क्या होता है कि सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सेम क्वांटिटी को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी को हम लोग घटा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप लेंथ में लेंथ जोड़ सकते हैं, तो लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, लेंथ ही मिलेगा। एक्चुअली आपको ये नहीं सोचना है अलजेब्राइक ऑपरेशन की l + l = 2l, जी नहीं, यहाँ सेंस है कि लेंथ में लेंथ को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, लेंथ ही मिलेगा। जैसे आप मास में मास ऐड करोगे या मास में मास घटाओगे तो क्या मिलेगा, आपको मास ही मिलेगा, है कि नहीं। तो बच्चों सेम क्वांटिटी को हम लोग, सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर फिजिकल इक्वेशन है तो फिजिकल इक्वेशन में हर टर्म का, जितना भी टर्म उसमें है, हर टर्म का जो डायमेंशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम क्वांटिटी को ही हम ऐड कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी को ही हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में जितने भी सारे टर्म्स उसमें प्रेजेंट हैं, उस सारे टर्म्स का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। इसी को बच्चों कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इन अ करेक्ट फिजिकल इक्वेशन, करेक्ट फिजिकल इक्वेशन, डायमेंशन ऑफ each term, डायमेंशन ऑफ each term या डायमेंशन लिख सकते हैं ऑफ each term आर सेम। जितने भी टर्म उसमें हैं सारे का डायमेंशन आप सेम कर दीजिए, या सेम होना भी चाहिए, कोई करेक्ट इक्वेशन है तो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इस प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है उसके करेक्टनेस को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, करेक्ट और नॉट। ठीक है, हम लोग इस प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है कोई भी फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको हम लोग बच्चों चेक कर सकते हैं कि ये, जैसे आइए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दे दिया s = ut + ½ at², s = ut + ½ at²। आपको ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है।
तो डायमेंशनली करेक्ट वही इक्वेशन होता है बच्चों जिसमें 3 टर्म है, आप देख सकते हैं यहाँ पे s है, ut है और हाफ at स्क्वायर है। इस तीनों टर्म का जो डायमेंशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चेक करने वाले हैं, यहाँ पे s का डायमेंशन निकालिए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ बच्चों s क्या है, यहाँ पे s मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हो। u का मतलब यहाँ पे बच्चों स्पीड है, इनिशियल स्पीड जिसको बोल सकते हो। a का मतलब बच्चों यहाँ एक्सेलरेशन है जिसे त्वरण बोलते हो, और t का मतलब यहाँ पे टाइम है, ओके। तो आप क्या करो, सबसे पहले हर टर्म का डायमेंशन अलग अलग निकालो। जैसे s का डायमेंशन निकालो, डिस्टेंस का डायमेंशन लेंथ होता है यानी मीटर में मापते हैं हम लोग। उसके बाद बच्चों आप ut का डायमेंशन निकालो, ut का मतलब हो गया u का डायमेंशन निकालिए और फिर t का डायमेंशन निकालिए। तो आपको पता होगा बच्चों u होता है स्पीड, तो स्पीड का मतलब कितना होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना होता है बच्चों, लेंथ, और टाइम क्या होता है, t, यानी इसका डायमेंशन हो जाएगा LT -1। बच्चों डायमेंशन का लेक्चर मैंने इससे पहले दिया है, जिन बच्चों को डायमेंशन में प्रॉब्लम है कैसे निकाला जाता है वो लेक्चर नंबर 3 देख सकते हैं, यूनिट ऑफ डायमेंशन का। तो और यहाँ पे u का डायमेंशन हो गया LT -1 और t का जो डायमेंशन होता है वो t होता है। तो यहाँ बच्चों ut का भी डायमेंशन आप देखिए, यहाँ पे t का पावर 1 है, यहाँ t का पावर -1 है, ये -1 और +1 0 हो जाएगा, t का पावर 0, दैट इज यहाँ सिंपली क्या बचेगा, l बचेगा। यानी s का डायमेंशन l हुआ और ut का भी डायमेंशन कितना है बच्चों, l। उसके बाद हम लोग निकालेंगे हाफ at स्क्वायर का डायमेंशन, तो बच्चों आपको मालूम होगा कि प्योर नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, जिससे जितने भी रियल नंबर है जो प्योर नंबर है उसका डायमेंशन नहीं होता है। तो उसको 1/2 को हटा देंगे, a का डायमेंशन हम लोग निकालेंगे और t स्क्वायर का डायमेंशन निकालेंगे, ओके। तो a का डायमेंशन होता है बच्चों LT -2 एक्सेलरेशन का, और t का डायमेंशन टाइम का डायमेंशन टाइम ही होता है, ये t स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ देख सकते हो -2 और +2 t का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचता क्या है, l। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है s = ut + हाफ at स्क्वायर, इसमें तीनों टर्म का डायमेंशन क्या है, सेम है। तो डायमेंशनली यानी डायमेंशन के हिसाब से ये जो इक्वेशन है फिजिकल इक्वेशन ये करेक्ट है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एज s का जो डायमेंशन है वो ut के डायमेंशन के बराबर है और ut का जो डायमेंशन है वो हाफ at स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर है। देयरफॉर दिस फार्मूला इज ये फार्मूला जो है बच्चों ये इज डायमेंशनली करेक्ट, ये डायमेंशन के हिसाब से ये करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, ओके। तो इस हिसाब से बच्चों हम लोग निकाल सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, सिर्फ उसका मीनिंग आपको पता रहना चाहिए। जो इसमें सिंबल यूज किया जाता है उस सिंबल का आपको मीनिंग पता रहना चाहिए, इसका मतलब क्या है। तो उसका मीनिंग अगर पता है तो आप सारे का इस टर्म का अलग अलग डायमेंशन निकालिए, सारे का डायमेंशन अगर सेम हो जाता है इसका मतलब वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। मैं बार बार ये टर्म बोल रहा हूँ, डायमेंशनली करेक्ट है। फिजिकली करेक्ट होगा या नहीं होगा वो हम आपको बाद में बताते हैं, लेकिन डायमेंशन के हिसाब से ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। बच्चों इसे नोट कर लें, इसे नोट कर लें, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा इक्वेशन। जैसे मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दिया, एक और इक्वेशन लेते हैं बच्चों, v² = u² + 2x। इसको देखते हैं, चेक करते हैं ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे आप v² का डायमेंशन निकालिए, कितना होगा, v² का मतलब v का डायमेंशन निकाल के उस पर स्क्वायर कर देंगे। v मतलब यहाँ पे बच्चों स्पीड होता है, v का मतलब है यहाँ पे स्पीड, v का मतलब भी और u का मतलब भी, दोनों का मतलब स्पीड होता है। यानी ये इनिशियल स्पीड है और ये फाइनल स्पीड है। a का मतलब बच्चों यहाँ एक्सीलरेशन होता है और s का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस होता है, s का मतलब डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे v मतलब स्पीड का इससे पहले भी देखे थे हम लोग। स्पीड का डायमेंशन होता है LT -1 और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, दैट इज ये हो जाएगा L² T -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ v², ओके। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ u²। द सेकेंड टर्म इज u²। डायमेंशन ऑफ u एंड v इज सेम, यू नो। तो u का मतलब यहाँ पे बच्चों स्पीड है, तो स्पीड का डायमेंशन होता है LT -1 और ये इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे L² T -2, ये भी डायमेंशन L² T -2 के बराबर आया। तो देखो बच्चों दो टर्म का जो डायमेंशन है, दो टर्म का डायमेंशन सेम आ चुका है। अब मुझे निकालना है डायमेंशन किसका, 2as का, 2as। तो आप 2as का डायमेंशन निकालो, 2as का। तो 2 का डायमेंशन 2 प्योर नंबर है, तो प्योर नंबर का डायमेंशन नहीं होता है,
तो यहाँ पे बचेगा ए का डायमेंशन और एस का डायमेंशन। तो ए का डायमेंशन बच्चों होता है, जानते हो, LT-2 एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है, और डिस्टेंस का डायमेंशन होता है बच्चों L, यानी एस का डायमेंशन। तो L इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा, इसको एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, और T-2। आप देख सकते हैं इस तीनों का डायमेंशन देखिए, तीनों का डायमेंशन सेम है। तो ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब डायमेंशन जो चेक करके दिया मुझे कि ये इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये डायमेंशनली क्या है? करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। ओके, तो बच्चों इस हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके हम लोग ये निकाल सकते हैं कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन जो दिया हुआ है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। लेकिन एक सवाल है बच्चों यहाँ पे कि जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, क्या वो फिजिक्स में भी करेक्ट होगा? क्या वो फिजिकल फॉर्मूला फिजिकली भी सही है? तो आइए इसे देखते हैं। आप इसे नोट कर लें। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, एक नोट पॉइंट क्या है देख लीजिए। नोट पॉइंट यह है बच्चों कि यदि कोई इक्वेशन दिया हुआ है, फिजिकल इक्वेशन, यदि डायमेंशन के हिसाब से वो करेक्ट है, लेकिन क्या वो फिजिकली भी करेक्ट होगा? ये जरूरी है? क्या ये नेसेसरी है कि जो डायमेंशनली करेक्ट है वो फिजिकली भी करेक्ट होगा? तो हम लोग इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। देखो, जैसे मान लो कि आपको चेक करने के लिए दिया S = UT + 3/2 AT², इसको चेक कीजिए, और S = UT + ½ AT², इसको चेक कीजिए। तो बच्चों जैसा कि जानते हैं हम लोग कि ये जो फार्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट है, ऐसा हम लोगों ने देखा इससे पहले वाले एग्जाम्पल में, ये डायमेंशनली करेक्ट है। और ये फिजिक्स में भी ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं, ये फिजिकली भी करेक्ट है, ओके। यानी ये फॉर्मूला डायमेंशन भी बोल रहा है करेक्ट है, डायमेंशन से करेक्ट निकला, ये फिजिकली भी करेक्ट है। अगर बच्चों इसमें अगर हर टर्म का डायमेंशन निकालोगे तो S का डायमेंशन L आएगा, आप जानते हो, इससे पहले निकाल चुके हैं। UT का भी डायमेंशन L आएगा, ये निकाल चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे AT² का जो डायमेंशन होगा ये भी L आएगा, ऐसा भी हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पे जो 3/2 बच्चों नंबर है, देखो दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 1/2 है। तो एक्चुअली क्या है कि 3/2 भी प्योर नंबर है और 1/2 भी प्योर नंबर है, तो दोनों प्योर नंबर है, प्योर नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो प्योर नंबर है या जो कांस्टेंट टर्म यहाँ आपको दिख रहा है, तो कांस्टेंट टर्म डिफरेंट है, लेकिन ये फिजिकली ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है। फिजिक्स में ये फॉर्मूला नहीं होता है, 3/2 AT² नहीं होता है, 1/2 AT² होता है, ½ AT² होता है। तो यहाँ पे 3/2 AT² का भी डायमेंशन L ही है और 1/2 AT² का डायमेंशन भी L ही आएगा। तो ये फॉर्मूला डायमेंशन क्या बता रहा है कि डायमेंशन के हिसाब से ये फॉर्मूला करेक्ट है, डायमेंशन के हिसाब से ये फॉर्मूला करेक्ट है। बट क्या ये फिजिकली करेक्ट है? क्या ये फिजिक्स में करेक्ट है? तो नहीं, ये डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिक्स में इनकरेक्ट है। तो आप इससे क्या सीखे बच्चों? देखिए, कोई भी फिजिकल फॉर्मूला है, अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट फिजिक्स में भी वो करेक्ट होगा, फिजिकली भी करेक्ट होगा, है कि नहीं? जैसे ये देखिए, ये डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली ये करेक्ट नहीं है। यहाँ देखिए, ये डायमेंशनली भी करेक्ट है, डायमेंशन बोला करेक्ट है, तो फिजिक्स में भी करेक्ट है। इसका मतलब जो डायमेंशनली करेक्ट होगा वो फिजिकली करेक्ट नहीं भी हो सकता है, फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है, ओके। लेकिन अगर फिजिक्स में कोई फॉर्मूला सही है, फिजिकल फॉर्मूला कोई सही है, कोई करेक्ट है फिजिकल फॉर्मूला, तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, ये जरूरी है। तो मैं नोट पॉइंट में इसी बात को लिखने वाला हूं। A physically correct formula is also dimensionally correct. अगर कोई फिजिक्स में फॉर्मूला करेक्ट है तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट है। बट और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन लिखिए या फॉर्मूला लिखिए, करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट, इस पर ध्यान दो बच्चों। फिजिकली करेक्ट इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा, मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। बट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन जो होगा वो फिजिकली सही हो भी सकता है या फिजिकली सही नहीं भी हो सकता है बच्चों, ओके। तो
इस इक्वेशन या इस एग्जाम्पल को आप दोनों को एक साथ नोट कर लें, नोट पॉइंट को भी और एग्जाम्पल को भी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरा एप्लीकेशन जो डायमेंशन का है। ओके, देखो बच्चों, डायमेंशन बहुत काम की चीज़ है। कैसे काम की चीज़ है? देखिए, दूसरा एप्लीकेशन जो है बच्चों, अगर कोई भी फिजिकल फार्मूला डिराइव करना है, यानी आपको एक क्वांटिटी के बारे में पता हो कि ये दूसरे अदर फिजिकल क्वांटिटी पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है, अगर ये आपको मालूम हो तो उस सारे फिजिकल क्वांटिटी में आप रिलेशन ला सकते हो कि इसमें क्या रिलेशन है। लेकिन डायमेंशनली जो हम लोग कोई भी फार्मूला डिराइव करते हैं तो उसमें जो फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए वो जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे बेस्ड होगा तो वो प्रोडक्ट टाइप बेस होना चाहिए, प्रोडक्ट टाइप डिपेंडेंसी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको बोला कि कोई भी पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है यानी गतिज ऊर्जा जिसको बोलते हो, वो गतिज ऊर्जा मास पे डिपेंड करता है। किस पे? मास पे डिपेंड करता है और बॉडी के स्पीड पे डिपेंड करता है। यानी k का मान जो है वो m पे डिपेंड करता है और k का मान स्पीड पे डिपेंड करता है। और ये k का मान दो टर्म पे डिपेंड कर रहा है, दो फिजिकल क्वांटिटी पे, मास पे और स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। तो आप k, m और v में रिलेशन ला सकते हैं यूजिंग डायमेंशन। डायमेंशन का यूज करके हम लोग k, m और v में रिलेशन ला सकते हैं, क्योंकि k, m और v में रिलेशन आप लोग को मालूम भी है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। और बच्चों ये फार्मूला, ये कांस्टेंट टर्म छोड़ करके, ये जो फार्मूला है k = mv², ये कांस्टेंट टर्म छोड़ करके ये रिलेशन हम लोग ला सकते हैं mv²। और यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास पे डिपेंड कर रहा है और स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। तो दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है और दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। यानी डिपेंडेंसी जो होना चाहिए वो प्रोडक्ट टाइप होना चाहिए। प्रोडक्ट टाइप डिपेंडेंसी को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ये डायमेंशन का दूसरा एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन नंबर हम लोग 2 लिखेंगे डायमेंशन में। टू डिड्यूस अमाउंट relation among physical quantities, among different physical quantities, ठीक है। तो अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, उसके बीच में अगर आपको रिलेशन निकालना है तो आप इससे डिराइव कर सकते हैं। लेकिन वो जो डिपेंडेंसी होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी का, वो प्रोडक्ट टाइप डिपेंडेंसी होना चाहिए। इसमें लिख देंगे हम लोग कि डिपेंडेंसी जो होना चाहिए वो प्रोडक्ट टाइप डिपेंडेंसी होना चाहिए, प्रोडक्ट टाइप डिपेंडेंसी। ओके, जैसे एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए किसी भी बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है, या ये फॉर्मूला एक सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सिंपल पेंडुलम बच्चों क्या होता है देख लो। अगर किसी भी एक स्ट्रिंग में, आप एक स्ट्रिंग में एक बॉब को लटका दो, एक मास को लटका दो छोटा सा, ये बॉब कहते हैं इसको। तो ये जो सिस्टम है इसको कहा जाता है सिंपल पेंडुलम। इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल पेंडुलम, ओके। और ये जो रस्सी की लंबाई होती है इसको हम लोग एल से नोट करते हैं, एल से, ओके। इसका मान लीजिए बॉब का मास है m। तो बच्चों अगर इसको, इस पेंडुलम को अगर यहाँ ले जा करके छोड़ दिया जाए, यहाँ ले जा करके छोड़ दिया जाए, तो ये इस तरह का मोशन आएगा। इसको पीरियोडिक मोशन बच्चों कहा जाता है। ये पेंडुलम इस तरह मोशन करता रहेगा कंटिन्यूसली, तो इसको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन का एक टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए यहाँ से आप क्या किए, यहाँ से पेंडुलम को छोड़े तो ये कुछ यहाँ तक, इधर तक जाएगा, यानी ये इसको यहाँ छोड़िएगा तो ग्रेविटी के कारण ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद उसके पास कुछ एनर्जी रहेगा, ऊपर जाएगा और फिर ये यहाँ से एक बार यहाँ पर फिर इनिशियल पॉइंट पे आएगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ से ये चला फिर से वहीं पहुँचने में जितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको कहा जाता है टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम लोग टी से नोट करते हैं, टी से नोट करते हैं, ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है बच्चों, टाइम पीरियड टी of a simple pendulum, depends on mass of bob, यानी मास दे दिया है बच्चों, मान लीजिए m पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ बॉब
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी जिस स्ट्रिंग से ये मास बंधा हुआ है उसके लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये एल दिया हुआ है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चों होता है जी, जो कि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चों जी है। यानी टाइम पीरियड जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, बॉब के मास पे यानी इसके मास पे, और टाइम पीरियड दिया हुआ है कि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और टाइम पीरियड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको बोल रहा है फाइंड रिलेशन अमाउंट टी, एम, एल एंड जी, इस चारों में क्या रिलेशन होगा, यानी कि आपको टाइम पीरियड का यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों देखो इसे कैसे डिड्यूस किया जाता है, आपको एक एग्जांपल देंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इस तरह के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखो बच्चों, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है कि टाइम पीरियड जो डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू लिखेंगे मास, और यहाँ पे मास का पावर कुछ मान लो बच्चों, मास का पावर एक्स, हो सकता है कि एम स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा हो, एम क्यूब पे डिपेंड कर रहा हो, एम का पावर हाफ पे डिपेंड कर रहा हो, तो इसलिए पावर मुझे नहीं पता है, इसलिए हम लोग एक्स मान लेंगे। उसके बाद टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास के साथ साथ, इसके बाद डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, तो लेंथ और लेंथ का पावर बच्चों हम लोग मान लेते हैं वाई, ओके। और टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है, तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू मान लेते हैं जी, और जी का पावर मान लेते हैं हम लोग जेड, नहीं पता जी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है कि जी के पावर हाफ पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए पावर में हम लोग जेड मान लेंगे, ओके। अगर तीनों को कंबाइन किया जाए बच्चों तो टी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एम का पावर एक्स, एल का पावर वाई और जी का पावर जेड, ओके। आपको मालूम होगा कि जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आता है के, एम का पावर एक्स, एल का पावर वाई और जी का पावर जेड, ये इक्वेशन हुआ। अब बच्चों यहाँ पे टारगेट होता है कि एक्स वाई जेड का मान निकालना, जैसे यहाँ पे m का पावर x है तो x का मान क्या होगा, l का पावर y है तो y का मान और z का मान, इस तीनों का मान अगर हम लोग निकाल लें इस फार्मूला में पुट कर देंगे तो मुझे t, m, l और g के बीच में रिलेशन पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन होता है उसमें हर टर्म का डायमेंशन सेम होता है। यहाँ पे के बच्चों कॉन्स्टेंट है, के क्या है, कॉन्स्टेंट, के बच्चों यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ के इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके। और के जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है वो एक प्योर नंबर ही आएगा, वो एक प्योर नंबर ही आएगा, दैट इज इसका डायमेंशन मुझे नहीं लिखना है क्योंकि इसका डायमेंशन होगा ही नहीं, प्योर नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टी का जितना डायमेंशन होगा वही डायमेंशन इस तीनों टर्म को मिला के होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि कोई भी फिजिकल फॉर्मूला में हर टर्म का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है। कहने का मतलब अगर टी यहाँ पे टाइम है तो इधर जो डायमेंशन टी का होगा वही इस तीनों को मिलाकर के डायमेंशन होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले लिख लें टी का डायमेंशन जो होगा वो टी ही होगा, टी चूंकि टाइम है तो टी का डायमेंशन टी ही होगा। उसके बाद हम लोग डायमेंशन निकालने जा रहे हैं एम रेज एक्स, एल रेज वाई और जी रेज जेड का, इसका डायमेंशन निकालिए पहले, या आप अलग अलग भी डायमेंशन निकाल सकते हो। यहाँ देखिए एम का डायमेंशन कैपिटल एम होता है और यहाँ पे एम का पावर हो जाएगा एक्स, एल लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन आप जानते हो एल होता है और एल का पावर हो जाएगा वाई। उसके बाद जी यहाँ पे बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज एक्सेलरेशन है, ये क्या है, एक्सेलरेशन, ओके। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन आप लोग जानते हैं, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू, हम लोग पिछले क्लास में भी कर चुके हैं और अभी भी इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हम लोग देखे हुए थे, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस टू का पावर हो जाएगा जेड। अब क्या करो बच्चों, सेम टर्म का जो पावर है, सेम टर्म का पावर को ऐड करो, जैसे यहाँ m का पावर x है तो इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, m का पावर x, ओके। यहाँ पे l का पावर देख लो बच्चों, यहाँ l का पावर y है और यहाँ l का पावर z है, तो l का पावर हो जाएगा यहाँ पे y प्लस z, l का पावर y प्लस z। उसके बाद यहाँ बच्चों देखो t का पावर, तो t का पावर यहाँ पे कितना है, -2 और -2 को z से मल्टीप्लाई हो जाएगा, t का पावर हो जाएगा -2z, ओके। अब ये जो डायमेंशन है बच्चों देखो, ये t का डायमेंशन और इस सारे का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस t का डायमेंशन और इस सारे का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, t के बराबर होना चाहिए। इस टोटल का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होना चाहिए, इस टोटल का डायमेंशन t के बराबर होना चाहिए। तो ये t के बराबर इसका डायमेंशन लिखती है। अब बच्चों क्या करो, कंपैरिजन करो,
कंपैरिजन कैसे किया जाता है बच्चों, देखो यदि यहाँ पे हम लोग t है, t का पावर 1 है, तो यहाँ पे m का पावर 0 लिख सकते हो, l का पावर 0 लिख सकते हो और t का पावर 1 लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे ml नहीं था तो m का पावर 0 लिख दिया, t का l का पावर 0 और t का पावर 1। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ m का पावर यहाँ पे x है, l का पावर है y प्लस z और t का पावर है -2z के बराबर। अब क्या करो, पावर को इक्वेट करो। अब क्या करना है, पावर को इक्वेट करना है। मैं इधर मिटा देता हूं मुझे। अब इस इक्वेशन में क्या करना है, इस इक्वेशन में, इक्वेशन सेकंड है, पावर को इक्वेट करना है, क्योंकि हर तरफ दोनों तरफ डायमेंशन सेम है, तो m का इधर पावर जो होगा इधर भी m का पावर सेम होगा। तो हम लोग यहाँ क्या करने जा रहे हैं, इक्वेटिंग द पावर्स, जो सेम है उसके पावर को इक्वेट करेंगे। तो पावर को इक्वेट करने पर क्या मिलेगा बच्चों, m का पावर इधर x है, इधर m का पावर 0 है, तो x का वैल्यू जाएगा 0, दैट इज x का वैल्यू आपको 0 मिल रहा है। ओके, नाउ l का पावर यहाँ y प्लस z है और l का पावर 0 है, तो यहाँ पे y प्लस z का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 0, y प्लस z का वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहाँ t का पावर 1 है और यहाँ t का पावर -2z है, तो ये -2z का जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, दैट इज -2z। t का पावर दोनों तरफ सेम होना चाहिए, दैट इज z का वैल्यू बच्चों यहाँ से मिल जाएगा आपको -1/2। और z का वैल्यू अगर यहाँ पे -1/2 मिल गया तो यहाँ पे y का वैल्यू मिल जाएगा, y प्लस z इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू -z, दैट इज माइनस और z का मान -1/2 रख देंगे, तो यहाँ से 1/2 मिल गया। तो ओवरऑल क्या मिला बच्चों, ओवरऑल मिला x का मान 0 मिला, y का मान 1/2 मिला और z का वैल्यू जो मिला वो -1/2 मिला। ओके, नाउ मैंने आपको कहा था कि इस सारे का मान निकल जाए, x, y और z का मान निकल जाए, तो इस इक्वेशन में आप मान रख दो, तो यहाँ पे इस चारों के बीच में क्या रिलेशन होगा ये निकल जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट यूज करने जा रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है बच्चों, t का जो वैल्यू है वो k, m का पावर x, l का पावर y और g का पावर z। ओके, तो नाउ आप यहाँ पे x, y, z का वैल्यू रख दीजिए, k, m का पावर हो जाएगा 0 और l का पावर y है, तो y का वैल्यू देखो बच्चों यहाँ पे 1/2 है और g का पावर यहाँ पे देख लो -1/2। ओके, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है t इक्वल टू k और m का पावर 0 मतलब क्या, m पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और वास्तव में ये जो टाइम पीरियड होता है इसका, यानी एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगा, ये टाइम पीरियड इसके बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो m के पावर 0 1 हो जाएंगे, तो 1 इंटू l का पावर हाफ यहाँ बचा, l का पावर हाफ। और यहाँ बच्चों g का पावर -1/2 है, इसे नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो t इक्वल टू हो जाएगा k और l/g को एक साथ अगर लिख दे तो l/g का पावर ये हाफ हो जाएगा, और पावर हाफ को बच्चों रूट बोलते हैं, आपको मालूम होगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा k रूट अंडर l/g। दिस इज द रिलेशन अमाउंट t, l एंड g, ये फॉर्मूला हो गया। ओके, यहाँ पे बच्चों बाद में आप पढ़ोगे, आगे जाकर के SHM में पढ़ोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में k का वैल्यू जो है वो 2 पाई हो जाता है। ओके, और पाई एक कॉन्स्टेंट है और पाई जो है वो रेशियो होता है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो यानी लेंथ का रेशियो होता है, इसलिए पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग यानी डायमेंशन के आधार पे, डायमेंशन का यूज करके हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन ला सकते हैं। अगर मुझे पता हो कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है और वो जो डिपेंडेंसी होना चाहिए वो प्रोडक्ट टाइप होना चाहिए, प्रोडक्ट टाइप डिपेंडेंसी जो भी होगा, तो उसका हम लोग उस सारे फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो बच्चों से नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें। ओके, अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब कोई इक्वेशन दिया हुआ रहता है, फिजिकल इक्वेशन, उसे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तो एक एग्जांपल है बच्चों कि ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि हाफ mv² का जो वैल्यू है वो mgh के बराबर है। आपको इसे चेक करना है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ये NCERT के एग्जांपल का क्वेश्चन है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में देखिए, ये जो मान m का मतलब है, m का मतलब ये सारा चीज लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में कि m क्या है, v क्या है। m यहाँ पे मास है बच्चों, मास ऑफ बॉडी, मास जिसको kg में मापते हो, और v यहाँ पे v² जो दिख रहा है, v यहाँ पे स्पीड है, v स्पीड। ओके, और m यहाँ भी मास है, g यहाँ पे वही बात एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इससे पहले हम लोग देखे थे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
और h यहाँ बच्चों हाइट है। h क्या है? हाइट है। हाइट मतलब भी लेंथ ही हुआ, हाइट मतलब भी लेंथ। हाइट हो, लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, सब एल ही होता है, सबका डायमेंशन एल ही होता है। तो आइए इसे चेक करते हैं। ये डायमेंशनली करेक्ट तभी होगा जब दोनों टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी से बोल सकते हैं कि ये डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। तो आइए इसे चेक करते हैं। एलएचएस देखिए, एलएचएस में आपको दिख रहा है हाफ एम बी स्क्वायर, तो आप इसका डायमेंशन निकालिए। आप जानते हैं कि हाफ प्योर नंबर है, प्योर नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, तो सिर्फ यहाँ पे m का डायमेंशन होगा और मास का यानी कि और v का डायमेंशन होगा v स्क्वायर का, दैट इज स्पीड का। तो मास का डायमेंशन होता है बच्चों m, मास का डायमेंशन होता है m। उसके बाद v का डायमेंशन, v मतलब स्पीड हो गया, स्पीड का डायमेंशन होता है lt - 1 और इसका पावर हो जाएगा 2। दैट इज इधर जो डायमेंशन आपको मिलेगा बच्चों m और l का पावर 2 मिलेगा और t का पावर -1 है इंटू 2, t का पावर -2। दैट इज दिस इज द डायमेंशन ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर। ओके, नाउ आप आरएचएस को देखिए, आरएचएस को, आरएचएस में जो डायमेंशन होगा किसका? एमजीएस का। आप एमजीएस का भी डायमेंशन निकालिए, अलग अलग निकालिए, एम का अलग निकालो, जी का डायमेंशन अलग और एच का डायमेंशन अलग निकालो। ओके, तो एम क्या है यहाँ पे बच्चों? मास। तो एम मास, मास का डायमेंशन मास ही होगा, एम ही होगा। और जी, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका भी डायमेंशन होगा LT-2। और यहाँ पे एच का जो डायमेंशन होगा, एच मतलब हाइट, हाइट भी तो लेंथ ही होता है, हाइट को भी आप मीटर में ही मापते हो तो वो भी लेंथ ही हुआ। अब इसका डायमेंशन बच्चों देखो, ओवरऑल क्या डायमेंशन निकला? m l इंटू एल, एल स्क्वायर और t का पावर यहाँ पे -2 है, t का पावर -2। तो हम लोग क्या दिख रहा है कि LHS के टर्म का जो डायमेंशन है वो RHS में जो टर्म है mgh उसके डायमेंशन के बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस फॉर्मूला इज, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, तो आप इस हिसाब से डायमेंशनल के एप्लीकेशंस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, एग्जांपल में भी, एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों डायमेंशन का टॉपिक अब यही होता है खत्म। डायमेंशन कैसे निकाला गया था ये लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको बता दिया है। डायमेंशंस के क्या एप्लीकेशंस हैं ये भी आप बेहतर तरीके से जान के इसको, इस पर न्यूमेरिकल्स बनाइए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। और यदि जो प्रॉब्लम होता है वो आप यूट्यूब पे कमेंट में लिख सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप खुश रहिए, मज़े में रहिए, पढ़ते रहिए। और अगली नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर होगा फिजिक्स का, और वेक्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में। तो बने रहिए मेरे साथ साइंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। थैंक यू।